हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम पंजाब। तो आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास रहने वाली है मास्टर कंप्यूटर साइंस की, जिसमें हम फिजिक्स की क्लास नंबर 2 करने वाले हैं फॉर द मिक्स एमसीक्यू सीरीज। ठीक है, चलिए। तो क्लास नंबर 2 है आज, जिसमें हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं मास्टर कंप्यूटर साइंस में फिजिक्स के पार्ट के। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चेक कर लेते हैं। वेट, देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ साइक्लिक कोऑर्डिनेट डज नॉट एक्सप्लिसिटली अपियर इन। जो हमारे पास साइक्लिक कोऑर्डिनेट है वो किस में अपियर नहीं होता है, एक्सप्लिसिटली हमारे पास किस में अपियर नहीं होता है? लैग्रांजियन में, हैमिल्टोनियन में, या फिर दोनों में, या फिर हमारे पास कॉन्जुगेट मोमेंटम में। देखो, जो लीस्ट फेवरेबल आंसर होगा इट विल बी कॉन्जुगेट मोमेंटम। तो इसको सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे। बाकी के आपको तीन ऑप्शन जो दिख रहे हैं, लैग्रांजियन हो गया, हैमिल्टोनियन, या फिर हमारे पास दोनों। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट की जब हमारे पास बात है, जिसको हम बोलते हैं इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। साइक्लिक कोऑर्डिनेट का एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं इग्नोरेबल इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट, जिसके बिना काम चल सकता है, जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सिर्फ आपका आंसर जो देता है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, लैग्रेंजियन ओनली। तो जो हमारे पास ये एक्सप्लिसिटली अपियर नहीं होता, वो किसमें नहीं होता? लैग्रेंजियन में। तो हमारे पास आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लैग्रेंजियन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे इज मेड टू मूव विद द वेलोसिटी ऑफ दिस। आपको वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे √3/2 टाइम्स ऑफ सी। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इट्स मास देन बिकम्स। देखो, मास हमारे पास क्या होता है? रिलेटिविस्टिक होता है। अगर हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप मूव कराओगे नियरली स्पीड ऑफ लाइट या फिर उससे थोड़ा सा कम, तो हमारे पास वहां पे जो मास है वो एक तरह से बढ़ जाएगा। ठीक है, मास हमारे पास रिलेटिविस्टिक होता है। एम इज इक्वल टू होता है गामा टाइम्स ऑफ एम नोट। एम नोट क्या है? रेस्ट मास। अब यहाँ से हम इस फैक्टर को अगर लिखें तो ये फैक्टर लिखा जाएगा एम नोट डिवाइडेड बाय आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 - v² / c²। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी हमने, तो ये आ जाएगा एम नोट, और यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 - v² को अगर आप करोगे इसका स्क्वायर कितना आएगा? ये आ जाएगा 3/4, साथ में c², और यहाँ पे भी c² ऑलरेडी था पहले से। c² से c² कट कर दोगे तो यहाँ पे बनेगा आपका एम नोट और स्क्वायर रूट ऑफ, यह आ जाएगा आपका 1/4, 1/4 ऐसा कुछ, क्योंकि 1 में से 3/4 माइनस करोगे तो 1/4 आएगा। अगर इसको आप लिखते हो तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1/2, और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2m0 आ जाएगा। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 2m0, ये आंसर आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस चीज को सोल्व करते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, ये आपका रिलेटिविस्टिक मास का फॉर्मूला है। m0 इसमें रेस्ट मास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन दी सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। जब भी चार्ज कंडक्टर की बात हो या फिर मेटेलिक कंडक्टर की बात हो, अगर मैं कंडक्टर बनाऊं, मैंने यहाँ पे कुछ इस शेप का एक कंडक्टर बना लिया, तो इसमें क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन दी सरफेस। सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो ऐसे आउटवर्ड लाई करेगी, मतलब एक तरह से परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इसको हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर टू सरफेस या फिर नॉर्मल टू द सरफेस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को देखो, ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला गया है? डायरेक्टेड नॉर्मल टू द सरफेस। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी ही आएगा, डायरेक्टेड नॉर्मल टू द सरफेस इज द आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Existence of quadrupole moment for a charge distribution signifies that it is spherically symmetric, having only positive charges, spherically asymmetric, या फिर आपका लास्ट में है having only negative charges। पहले समझेंगे हम क्वाड्रपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट होता है जो हमारे पास आपका स्फेरिकल शेप है। अगर मैं बोलूं कि हमारे पास यहाँ पे स्फेरिकल शेप है, अगर इसमें हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा क्या आता है, शेप में चेंज, मतलब जो शेप है अगर वो कुछ इस तरह की, या फिर हमारे पास वो कुछ इस तरह की शेप आती है, ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास जो स्फेरिकल शेप थी उसमें थोड़ा सा डिस्टोर्शन हो गया। अगर स्फेरिकल शेप में कुछ डिस्टोर्शन आया है, वो किसकी वजह से आता है? क्वाड्रपोल मोमेंट की वजह से। इसमें क्वाड्रपोल मोमेंट पॉजिटिव होता है ग्रेटर देन 0, और इसमें क्वाड्रपोल मोमेंट नेगेटिव होता है लेस देन 0। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रपोल मोमेंट कितना होगा? 0। तो अगर स्फेरिकल शेप की बात की है तो उसके लिए क्वाड्रपोल मोमेंट, जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट है वो 0 होता है। और जो हमारे पास ये जो शेप है डिस्टोर्टेड शेप है, प्रोलेट एंड ऑब्लेट, इनमें जो आपका इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट होता है
वो आपका ग्रेटर देन या फिर लेस देन जीरो, मतलब या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया, एग्जिस्टेंस ऑफ क्वाड्रपल मोमेंट फॉर अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्निफाइज दैट इट इज। अगर हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा तो हमारे पास यहाँ पे जो आपकी शेप रहने वाली है, ठीक है, वो आपकी स्फेरिकली एसिमेट्रिक होनी चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक तब होती है जब हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट जीरो होता है। अगर जीरो होगा तो हमारे पास यहाँ पे स्फेरिकली सिमेट्रिक आएगा। बट इन्होंने बोला है कि एग्जिस्ट करता है क्वाड्रपल मोमेंट, अगर एग्जिस्ट करता है तो शेप या तो प्रोलेट या फिर ऑब्लेट, तो मतलब यहाँ पे आपकी थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड शेप आएगी, जिसको हम बोलते हैं स्फेरिकली एसिमेट्रिक। इसमें ये भी नहीं बोल सकते हैविंग ओनली पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव, क्योंकि दोनों ही पॉसिबिलिटी आती हैं, तो दोनों पॉसिबिलिटी आएंगे तो इसके लिए आप क्या बोलोगे, स्फेरिकली एसिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले यहां से भी आप इसकी थ्योरी देख सकते हो, इसमें मल्टीपोल एक्सपेंशन का टॉपिक होता है। इसमें लिखा है इफ अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज स्फेरिकली सिमेट्रिक देन डाइपोल मोमेंट इज जीरो और क्वाड्रपोल मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक की बात करते हैं, बट इन्होंने बोला कि यहाँ पे क्वाड्रपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास अ नॉन जीरो क्वाड्रपोल मोमेंट इंडिकेट्स दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट स्फेरिकली सिमेट्रिक, मतलब ये स्फेरिकली एसिमेट्रिक होगा। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, स्फेरिकली एसिमेट्रिक इज द आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे डेल के ऊपर एक वेक्टर साइन और आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर का ही डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे लिखा जाएगा। ये पूछा जा रहा है कि क्या इंप्लाई करता है, मतलब बेसिकली हमारे पास ये क्या बताता है। पहली चीज तो आप याद रखो कि जो डेल डॉट बी कंडीशन है ये वन ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशन है, प्लस हमारे पास ये बताता है मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कुछ हमें ये सिग्निफाई कर रहा है। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं लिखा कि मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट जैसा कुछ लिखा हो। तो इसकी जो कंडीशन आती है जब हमारे पास ना दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा होता है, तो ये हमारे पास क्या बोलता है कि जो यहाँ पे क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी आपकी सोलेनोइडल। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटिक फील्ड इज सोलेनोइडल। ठीक है, ऐसा कुछ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स द नंबर ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन इज। देखो जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल होते हैं उसकी वजह से मैक्सवेल इक्वेशन को आप, जो चार मैक्सवेल इक्वेशन है, इनको रिड्यूस करके आप किसी फॉर्म में लेके आ सकते हो। तो इन्होंने बोला है, चलो हिंट तो मैंने आपको दे ही दिया, ये तो बोला गया इंक्रीज टू 6, तो इंक्रीज नहीं आएगा, रिड्यूस होती है। चार मैक्सवेल इक्वेशन या तो 4 ही रहेंगी या फिर रिड्यूस होंगी, तो रिड्यूस टू 1 या फिर रिड्यूस टू 2 आंसर आएगा, क्योंकि सेम में नहीं रहती हैं। तो आंसर आएगा इसका रिड्यूस टू 2। जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल है उनकी वजह से दो में रिड्यूस हो जाती हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह का रिलेशन हमारे पास यहाँ पे आता है। ये इन पोटेंशियल को यूज करते हुए जो चार मैक्सवेल इक्वेशन है हमारे पास वो दो इक्वेशन में रिड्यूस हो जाती हैं। इस चीज को याद रख लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स का यूज करते हुए हमारे पास यहाँ पे जो मैक्सवेल इक्वेशंस है वो दो ही रह जाती हैं। चार मैक्सवेल इक्वेशन होती हैं पर वो रिड्यूस होकर 2 ही रह जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये है आपका स्किन डेप्थ से रिलेटेड। द रेशियो ऑफ स्किन डेप्थ इन कॉपर एट 10 किलो हर्ट्ज टू दैट एट 100 मेगा हर्ट्ज इज। देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पे आप स्किन डेप्थ का फॉर्मूला देखो तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है। अब यहाँ से अगर हम लिखें तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, अब रेशियो निकालना है तो रेशियो के लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला बना लेते हैं कुछ ऐसे। तो ये फॉर्मूला बनेगा कुछ ऐसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो F2 बाई F1 ऐसे कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर अगर मैं F2 फ्रीक्वेंसी लिखूँ, F2 फ्रीक्वेंसी हमारे पास कौन सी है, ये वाली 100 मेगा हर्ट्ज। तो 100 के साथ आप 10 टू द पावर 6 लगाओगे, और ये दूसरे वाला क्या है 10 किलो, मतलब 10 टू द पावर 3। इसको कट करोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा पावर में। तो यहाँ से इसको पूरा सोल्व करें तो एक जीरो से एक जीरो ये भी कट हो गया, तो ऊपर कितना बचा 10 टू द पावर 4। 10 टू द पावर 4 को अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हो तो 10 टू द पावर 2 आएगा। तो 10 टू द पावर 2 कितना होता है आपका 100। तो 100 इज द आंसर। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 100 इज द आंसर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे स्किन डेप्थ का जो रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी के साथ वो स्क्वायर रूट के साथ रिलेट करता है। मतलब स्किन डेप्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इतना याद रखना। और ये स्किन डेप्थ का कंसेप्ट कहाँ पे आता है आपका, जब आप पढ़ते हो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाला पार्ट, मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की पार्ट। तो स्किन डेप्थ का फॉर्मूला ये है स्किन डेप्थ का फॉर्मूला।
तो यहाँ से भी आप इसको देख सकते हो, याद कर लेना फॉर्मूले को, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। और इसमें आंसर जो आएगा इट विल बी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ द डी ब्रोगाई वेवलेंथ ऑफ हीलियम एटम इज 300 केल्विन एट सॉरी इज 0.7 एंगस्ट्रॉम, मतलब हमारे पास डी ब्रोगाई वेवलेंथ हमारे पास हीलियम के लिए गिवन है, डी ब्रोगाई वेवलेंथ हीलियम के लिए गिवन है कितनी, 0.7 एंगस्ट्रॉम, कितने टेम्परेचर पे, एट T1 ही बोल देते हैं इसको, 300 केल्विन। आगे क्या बोल रहे हैं, देन एट 600 केल्विन, मतलब T2 हमारे पास कितना है आपका 600 केल्विन, तो 600 केल्विन पे डी ब्रोगाई वेवलेंथ हीलियम की कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है, ये मिसिंग है यहाँ से, ये बताना है। ठीक है, चलिए तो अब पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि जो आपका फॉर्मूला आता है, अगर फॉर्मूला हम देखें तो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल्स टू, अगर हमारे पास हम सिंपल फॉर्मूले से चलते हैं, एक हमें पता है h/p, उसके बाद हमें और भी फॉर्मूले पता है कि हम यहाँ पे h अपॉन इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ऐसे। ठीक है, और भी फॉर्मूले अगर हम यहाँ पे देखें, एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जो एनर्जी आपका 3/2 KBT टाइप लिख सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो एनर्जी है इसको अगर हम चेंज करें तो 2m और साथ में यहाँ पे आपका 3/2 KBT आ सकता है, तो 2 से 2 कट, तो हमारे पास ये हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, ये बचेगा h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3m KBT, ऐसा कुछ। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो हीलियम है उसके हम कुछ रिलेशन जो निकाल रहे हैं वो टेम्परेचर की फॉर्म में कुछ ऐसा निकला कि अगर हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर आया, ऐसा कुछ। ठीक है, अब बस यहीं से हमने रिलेशन डेवलप करके सॉल्व करना है। अगर हीलियम के ही केस हैं दोनों तो सिर्फ टेम्परेचर का ही डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि दोनों के हीलियम के हैं तो टेम्परेचर का ही डिफरेंस आ रहा है, तो सिर्फ टेम्परेचर के डिफरेंस पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे λ1 बाय λ2 इज इक्वल्स टू आपका स्क्वायर रूट ऑफ T2 बाय T1, हमने λ2 निकालना है, तो λ2 इज इक्वल्स टू आपका λ1 आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ T1 बाई T2, ऐसा कुछ। तो λ1 कितना था हमारे पास यहाँ पे 0.7 था आई गेस, हाँ जी 0.7 एंगस्ट्रॉम था, और यहाँ पे T1 बाई T2 है, T1 कितना हमारे पास यहाँ पे 300, T2 कितना हमारे पास यहाँ पे 600, इसको कट करोगे तो यहाँ पे 1/2 आएगा, तो ये आ जाएगा 0.7 डिवाइडेड बाय आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2, इससे हमने इसको सॉल्व करना है। तो 0.7 डिवाइडेड बाय आपका 0.7 डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे 1.414। ठीक है, ऐसा कुछ अगर सॉल्व करना है तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट कितना हो रहा है 0.7 है, ये 1.4 है, तो इसको हम ऑलमोस्ट कितना लिख सकते हैं 1/2 के अप्रोक्स। ठीक है, 1/2 किसके अप्रोक्स होता है 0.5 एंगस्ट्रॉम के अप्रोक्स, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली अगर देखें तो 0.49 एंगस्ट्रॉम आएगा, अप्रोक्सीमेशन वगैरह से करके अगर देखें तो ऑप्शन नंबर सी बन रहा है 0.49 एंगस्ट्रॉम, तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर बनेगा इट विल बी ऑप्शन नंबर सी, 0.49 एंगस्ट्रॉम इज द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ये, अ पार्टिकल ऑफ एनर्जी E इज इंसिडेंट ऑन अ पोटेंशियल बैरियर ऑफ हाइट V0 कैन टनल थ्रू इट इफ, देखो अगर हमारे पास एक पार्टिकल है जिसकी एनर्जी E है और ये हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर को टनल कर रहा है, मतलब पोटेंशियल बैरियर का हाइट आपको V0 गिवन है, कैन टनल थ्रू इट इफ, कौन सी कंडीशन में, देखो दो कंडीशन तो हमारे पास बिल्कुल वेस्ट है यहाँ पे, ये वाली कंडीशन नहीं होंगी, टनलिंग में हमारे पास ये दोनों कंडीशन यूज नहीं होने वाली हैं, तो बाकी की कंडीशंस को अगर हम देखें तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो, इन क्लासिकल फिजिक्स अ पार्टिकल कैन नॉट क्रॉस अ बैरियर इफ इट्स एनर्जी इज लेस देन द बैरियर हाइट, मतलब E इज लेस देन V0, बट इन क्वांटम मैकेनिक्स due to phenomena of quantum tunneling a particle has a finite probability of penetrating the crossing the barrier even when E is less than V0, तो हमारे पास इस कंडीशन में भी हमारे पास ये टनल कर सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी टनल कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो टनलिंग के लिए हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, E इज लेस देन V0 पे भी हमारे पास क्लासिकली हमारे पास ये टनल नहीं कर सकता है, बट क्वांटम मैकेनिकली हमारे पास ये टनल कर सकता है, फाइनाइट प्रोबेबिलिटी टनलिंग की यहाँ पे बनती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स रिड्यूसेस टू क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स अंडर द कंडीशन, कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है, जो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है, अगर वो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में रिड्यूस हो रही है तो किस कंडीशन में रिड्यूस होगी, ये पूछा जा रहा है। जो क्लासिकल और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स होते हैं दोनों डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स हैं,
तो हमारे पास यहाँ से क्वांटम से क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास यहाँ पे अगर रिड्यूस हो रही है क्वांटम मैकेनिक्स या फिर क्वांटम स्टैटिस्टिक्स टू क्लासिकल, तो वो किस कंडीशन में रिड्यूस होती है? तो इसमें से आपको दो कंडीशन दिख रही होंगी, एक तो बी और एक सी, इनमें से ही आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ना तो ए बनेगा ना आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा, याद रखना, ठीक है। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसका बनता ही है, ठीक है। अगर हमारे पास रो इंटू लैम्डा क्यूब की वैल्यू लेस देन 1 होगी, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात है आपकी रो लैम्डा क्यूब का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, तो दूसरी ये चीज है कंडीशन, ठीक है। अगर आपको क्वांटम से क्लासिकल जाना है तो ये कंडीशन आएगी, अगर आपको क्लासिकल से क्वांटम जाना है तो ये कंडीशन आएगी, ठीक है। बस इतना ध्यान रख लेना, आंसर अभी के लिए आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। याद रखना इस चीज को। अगर आपने क्वांटम स्टैटिस्टिक्स से कहां जाना है? क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, तो ये कंडीशन आएगी। और अगर आपने क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स से क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में जाना है तो ये कंडीशन आएगी। तो ये दो कंडीशंस हो गई, दोनों को याद कर लेना, ठीक है। ऐसा कुछ हमारे पास यहाँ पे कंडीशन बनता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, दिस स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल फर्मी गैस इन 3 डायमेंशन वेरीज एज। जो आपकी स्पेसिफिक हीट है आइडियल फर्मी गैस की, फर्मी गैस मतलब फर्मियोन से रिलेटेड, फर्मियोन्स क्या होते हैं आपके? हाफ ऑर्ड इंटीग्रल पार्टिकल्स, ठीक है। तो उनका 3 डायमेंशन में पूछा जा रहा है कि जो स्पेसिफिक हीट है वो हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर की कितनी पावर पे रिलेट करती है। फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, सेकंड ऑप्शन है टी टू द पावर 3/2, थर्ड ऑप्शन इज टी स्क्वायर और लास्ट ऑप्शन इज टी क्यूब। इनमें से आपने बताना है। तो जो हमारे पास यहाँ पे सीवी, जो हमारे पास यहाँ पे, अच्छा कांस्टेंट वॉल्यूम भी नहीं बोला इन्होंने, जस्ट स्पेसिफिक हीट बोला है, तो हम सिर्फ सी लिखेंगे। जो सी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका टेम्परेचर होता है। इस फैक्टर को याद रख लेना। किस कंडीशन में? आइडियल फर्मी गैस के लिए, देखो कंडीशंस भी याद रखनी है। आइडियल फर्मी गैस के लिए 3 डायमेंशन में जो स्पेसिफिक हीट होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ही ये वेरी करती है। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हेयर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट बनेगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो लास्ट क्लास में मैंने आपको एज अ होमवर्क क्वेश्चन कराया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज एंड फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। हमने रेशियो बताना है जो आपकी फर्स्ट लाइन आती है लाइमन सीरीज में और जो आपकी फर्स्ट लाइन थी बामर सीरीज में, उनका रेशियो हमने बताना है। चलिए तो पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। देखो जो ये सीरीज है लाइमन बामर पार्शियल ब्रैकेट फंड सीरीज, ये किसका पार्ट होती है हमारे पास यहाँ पे? जो आपका स्पेक्ट्रम है, देखो स्पेक्ट्रम हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम आता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करती है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो लाइमन और पार्शियल की ही बात हो रही है, तो पहले हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? 1/λ इज इक्वल टू आर। आर क्या यहाँ पे रेडबर्ग कांस्टेंट है, फिर आएगा आपका यहाँ पे 1/n1 स्क्वायर और माइनस आपका 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। पहला रिलेशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं पहले इस फॉर्मूले से। देखो लाइमन सीरीज की अगर आप बात करते हो तो लाइमन सीरीज के लिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? अगर लाइमन सीरीज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो लाइमन सीरीज में हमारे पास n1 का वैल्यू फिक्स है 1 होगा, n2 का वैल्यू जो होगा ये हो जाएगा आपका 2, 3, 4 एंड सो ऑन। मतलब 2 से 1 में जंप, 3 से 1 में, 4 से 1 में, तो ये वाली लाइमन सीरीज होती है। तो लाइमन सीरीज के लिए अगर आप 1/λ निकालते हो तो 1/λ फॉर लाइमन सीरीज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आएगा? r। ये आ जाएगा फिक्स 1/1 का स्क्वायर और माइनस आपका 1 फर्स्ट लाइन निकालनी तो 2 आएगा पहले, तो 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/λ लाइमन इज इक्वल्स टू r, यहाँ पे आ जाएगा 1/1 और यहाँ पे आएगा 1/4। इसको फर्दर अगर आप सोल्व करो तो कितना आएगा ये? 4 - 1, ठीक है। 4 - 1 इज 3, तो ये आ जाएगा आपका 3r/4, ऐसा कुछ। और लास्ट में बस एक स्टेप और कर लेते हैं, तो लैम्डा लाइमन अगर हम देखें, अगर इसका रेसिप्रोकल लें तो ये बन जाएगा आपका 4/3r, ठीक है। इतना पार्ट हमने कर लिया, तो क्वेश्चन का हाफ पार्ट हो गया डन। क्वेश्चन का हाफ पार्ट हम कर चुके हैं, ठीक है। अब दूसरा पार्ट हमने करना है, तो दूसरे पार्ट के लिए अगर हम लिखें तो इस बार बामर सीरीज की बात है। तो जो बामर सीरीज होती है, बामर सीरीज में आपका जो n1 का वैल्यू होगा ये फिक्स होता है 2, और जो n2 का वैल्यू होता है फिक्स होता है आपका 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 1/λ बामर हमने निकालना है इज इक्वल्स टू r, यहाँ पे आपका 1/2 का स्क्वायर माइनस आपका 1/3 का स्क्वायर। यहाँ पे फर्स्ट लाइन निकालनी है,
तो 1/λ बामर इज इक्वल्स टू आर, यहाँ पे आएगा 1/4 माइनस आपका 1/9, ऐसा कुछ। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो 1/λ बामर, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज हम देख रहे हैं, आर यहाँ पे आ जाएगा आपका, दोनों को सॉल्व करोगे तो नीचे एलसीएम आना चाहिए 36। देखो यहाँ पे 36 आएगा तो 9 से इधर मल्टीप्लाई करो तो 9 से ऊपर भी होगी, तो ये आ जाएगा 9 और इधर आ जाएगा 9 - 4। यहाँ से सॉल्व करोगे फर्दर तो 1/λ बामर आर, ये आ जाएगा आपका 5/36, ऐसा कुछ। ठीक है, अब बस लास्ट स्टेप बचे हुए हैं यहाँ पे। लास्ट स्टेप को अगर हम देखें तो लैम्डा बामर अगर हम यहाँ पे निकालें तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 36/5r। तो दो रिलेशन हमने निकाल लिए, एक लैम्डा बामर का, एक लैम्डा लाइमन का। अगर दोनों रिलेशंस को हम देखें, अगर दोनों रिलेशन को हम यूज करें तो यहाँ पे कर लेते हैं इनको। लैम्डा लाइमन हमारे पास क्या आया था, लैम्डा लाइमन आया था हमारे पास यहाँ पे 4/3r, ऐसा कुछ। और जो लैम्डा बामर हमारे पास आया है ये आया है आपका 36/5r, ऐसा कुछ। ओके, चलिए अब इसमें अगर हम देखें तो हमने किसको ऊपर रखना था, रेशियो फ्रिक्वेंसीज ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज एंड द फर्स्ट लाइन ऑफ द बामर सीरीज। ठीक है, रेशियो फ्रिक्वेंसी हम देख रहे थे। अब यहां से अगर हम देखें तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज है ऊपर ऊपर उसको रख लेते हैं। देखो वेवलेंथ है हमारे पास यहाँ पे, तो इसको अगर ऊपर लिखें तो ये आपका आ जाएगा 4/3r, और दूसरा क्या आना चाहिए यहाँ पे आपका ये 36/5r ऊपर चला जाएगा। इसको कट करें तो r से r कट हो जाएगा, 4 से इसको कट करोगे तो 9 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/27, 5/27। ठीक है, 5/27 यहाँ पे है ऑप्शन में, 27/5 है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमने फ्रिक्वेंसीज बतानी थी, वेवलेंथ नहीं बतानी थी। ध्यान से देखो क्वेश्चन में यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज मेंशन्ड है, रेशियो ऑफ द फ्रिक्वेंसीज। तो जो वेवलेंथ लिखा है बस उसको उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो। जो हमारे पास यहाँ पे लिखा गया है इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स करोगे तो हमारे पास यहाँ पे 27/5 ही आ जाएगा। यहाँ पे अगर फ्रिक्वेंसीज का रेशियो हम देखें तो जो फ्रिक्वेंसीज का रेशियो आएगा इट विल बी 27/5, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे फाइनल आंसर आता है 27/5, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 27 और 5 का रेशियो है। अगर यहाँ पे 5/27 होता फिर भी शायद मिस्टेक होने के चांसेस थे, बट स्टिल यहाँ पे 27/5 है, तो आप इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते थे कि हमारे पास रेशियो फ्रिक्वेंसीज यहाँ पे बोला गया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा इट विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जो हमने लास्ट क्लास में एज अ होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। ठीक है, आपने कमेंट करके बताना था इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब जो मैं दे रहा हूँ आपको ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, the temperature T of a black body enclosure is doubled, then the total number of photons inside the enclosure increases by a factor of। तो ये ब्लैक बॉडी से रिलेटेड है क्वेश्चन। ठीक है, टेम्परेचर का इसमें एक रोल रहता है, वो टेम्परेचर का रोल आप देखना, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे भी डबल हुआ है, तो टेम्परेचर भी सब कुछ डिपेंड करता है इस क्वेश्चन में। इस कंसेप्ट को आप पढ़ना, फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करना और कॉमेंट करके मुझे बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो कॉमेंट करना मत भूलना क्लास के बाद। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके मुझे बताना कि क्या आंसर आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का मिल रहा है। ठीक है, चलिए ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास विल बी क्लास नंबर 3। आज की जो क्लास थी क्लास नंबर 2 थी, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो और सेशन पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दो और तैयारी करते रहो। ठीक है, बाय बाय।